Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर सॉल्युबिलिटी के बारे में बतलाना है, जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ पहले आपके। ठीक है, तो इस सॉल्युबिलिटी से जो आपका रिलेशन होगा वो देखिए, पीछे जो लेक्चर आपने पढ़ा था कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो डिफरेंट टर्म्स था, नहीं वो सारा टर्म्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, और एक इसके पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया था। आज थर्ड लेक्चर में सॉल्युबिलिटी के बारे में बतलाना है। समझिए, अब देखिए टर्म में लिखा है सॉल्युबिलिटी। पहले सॉल्युबिलिटी कहलाता है क्या, इसके बारे में देखना। देखिए डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी देखिए डेफिनेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ solute dissolve in 1 liter of solvent, 1 liter of solvent to form saturated solution, at particular temperature and pressure. Temperature and pressure is called its solubility. चलिए देखिए, the amount of solute dissolved in 1 liter of solvent to form saturated solution at particular temperature and pressure is called its solubility. ये क्या बोला जा रहा, 1 लीटर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व है, और 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिसॉल्व होगा एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं ना, वो यूनिट देखिए किस फॉर्म में लिखते हैं, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो इसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट बोलिए, या एक्सप्रेस किस रूप में करेंगे, ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर, या इसी को मोल फ्रैक्शन के रूप में भी एक्सप्रेस करते हैं, एक्स मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी है ना, ये मोल फ्रैक्शन के रूप में भी एक्सप्रेस करते हैं। ये आगे क्लियर होगा मोल फ्रैक्शन के रूप में जो करेंगे। मतलब सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व है, तो सॉल्यूट का कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का कितना मोल फ्रैक्शन है पूरे सॉल्यूशन में, वही ना हो जाता है मोल फ्रैक्शन। खैर इसके बारे में आगे क्लियर करिएगा। चलिए आइए, अब आइए किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, है ना। अब किस किस फैक्टर पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स करेगा, तो देखिए यहाँ सॉल्युबिलिटी में दो चीज़ पढ़िएगा। इस सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत दो पार्ट आएगा, एक दोनों को यहाँ आपके सिलेबस में दोनों पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और एक पोर्शन पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हाँ, ये दोनों पोर्शन आपको पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये दोनों पोर्शन आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है।
तो देखिए दोनों को हम एक साथ ही एक्सप्लेन कर देंगे इस सॉलिबिलिटी के अंतर्गत। जहाँ जो डिफरेंट होगा उसको अलग से एक्सप्लेन कर देंगे, और जहाँ दोनों के लिए सिमिलर होगा उसको एक साथ ही बता देंगे, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा वो। तो आइए, फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जनरली ये नेचर्स का रूल होता है नहीं, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो जिस नेचर का होगा ना उसकी दोस्ती भी उसी तरह के नेचर वाले व्यक्ति के साथ होगी। ये नेचर का रूल ही है, उसी को तो यहाँ पर बोल रहा हूँ, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, नहीं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जैसे देखिए क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई सॉल्यूट पोलर नेचर का है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, अगर कोई सॉल्यूट नॉन पोलर नेचर का है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। यही हो गया लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट, ये पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट dissolves in polar solvent, पोलर सॉल्वेंट, है ना। जैसे पोलर सॉल्यूट ले लीजिए NaCl, और यहाँ पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए वाटर, तो NaCl को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो हाईली सॉल्युबल होगा। रीजन, दोनों कैसा नेचर का है, पोलर नेचर का है। अगर हम ऐसा लिख दें, एक देखिए, नॉन पोलर सॉल्यूट dissolves in non-polar solvent। जैसे ये ले लीजिए आप बेंजीन, C6H6 बेंजीन, और इसको यहाँ ले लीजिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इस बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो इजीली वे में डिजॉल्व हो जाएगा। रीजन, यहाँ भी दोनों का नेचर सेम हो गया। ये नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, यहाँ पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, लाइक डिजॉल्व लाइक हो गया। ठीक है, नोट करिए। और अगर यहीं पर जैसे ये पोलर सॉल्वेंट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करिए, NaCl को CCl4 के साथ डिजॉल्व करवा दीजिए, है ना, इसको इसमें डिजॉल्व कर दीजिए, हाँ, या इसको इसमें डिजॉल्व कर दीजिए, कि नॉन पोलर सॉलिड को पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दीजिए, तो वहाँ पर ये डिजॉल्व नहीं होता है, ये डिजॉल्व नहीं होगा। रीजन, दोनों का नेचर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, नोट करिए। ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड आइए, मिटा देता हूँ मैं ये। ठीक है, अब आइए सेकेंड फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर हो गया टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ टेम्परेचर में पहला कंडीशन बता देता हूँ गैस वाले का, कि गैस को जब लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तब, है ना। इसको अलग अलग करके बांट देता हूँ क्योंकि दोनों का अलग अलग यहाँ कंडीशन आएगा। ठीक है, इसका ए समझ जाएंगे, ए मतलब हो गया आपका, देखिए क्या लिख रहा हूँ, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसके बारे में बता रहा हूँ। पहले ये बता देता हूँ इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का। ठीक है, चलिए, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जनरली क्या होता है ना, जब किसी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो उस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। हाँ, मतलब ये हो गया, देखिए इसमें दी generally
द सॉल्युबिलिटी of gas in liquid is an exothermic process, ठीक है। जनरली मतलब ये देखा गया कि जब किसी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो उस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज हो रहा है मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा अब वो बता रहा हूँ। तो देखिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाया, सॉल्यूशन। एंड ये जो प्रोसेस हुआ ना, सॉलिड को सॉल्वेंट के साथ मिलाकर सॉल्यूशन जो बनाया ना, उस प्रोसेस का नाम होता है डिसॉल्यूशन, ठीक है। और इस डिसॉल्यूशन प्रोसेस में यहाँ पर हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा एच डिसॉल्यूशन। मतलब ये हो गया डेल्टा एच डिसॉल्यूशन, इसका जो वैल्यू हो गया नेगेटिव हो गया। माने डेल्टा एच इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ डिसॉल्यूशन कैसा वैल्यू है, नेगेटिव है। तो बता रहा है कि जब किसी सॉलिड को सॉल्वेंट के साथ यहाँ पर मिलाएंगे ना तो उस प्रोसेस में हीट रिलीज होगा, हीट इवॉल्व होगा। कब, जब ये सॉल्यूट क्या होना चाहिए, गैसियस स्टेट में यानी गैस फॉर्म में, और सॉल्वेंट यहाँ क्या है, लिक्विड है, ऐसा होना चाहिए। माने ये यही लिखा था, देखिए हेडिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये गैस क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इस गैस को इस लिक्विड में डिजोल्व किए। तो इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज हुआ उसी का नाम हो गया इंथैल्पी ऑफ डिसॉल्यूशन। और ये वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है। चलिए आप समझिए। अब देखिए हमको सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है, मतलब इस गैस को इस लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व करना है। तो इस लिक्विड को, मतलब इस गैस को इस लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व करना है, मतलब क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है। तो सॉल्यूशन बनाना है तो यहाँ टेम्परेचर क्या रखें, कम रखें या अधिक रखें, क्या रखें, ताकि ये गैस जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व हो जाए इस लिक्विड में। तो इसके लिए टेम्परेचर क्या रखें, तो आपने पढ़ा था। देखिए इसको दो तरीके से समझाएंगे, एक मैथमेटिकल फॉर्म में और एक इसका जनरल थियोटिकल फॉर्म में। थियोटिकल फॉर्म में ली चैटलेट्स प्रिंसिपल से, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। चलिए देखिए पहले वही समझा देता हूँ अकॉर्डिंग टू, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे बुक में आपका एक लाइन में दिया हुआ है, ये सब कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट है। बस ये जो ली चैटलेट प्रिंसिपल है ये दिया हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्म से नहीं दिया हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा जो इसका अगला स्टेप बताएंगे। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलेट्स प्रिंसिपल के आधार पर देखिए, आप जानते थे कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है वहाँ पर टेम्परेचर कम रखना होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करता है। मीन्स एट लो टेम्परेचर, है ना, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एट लो टेम्परेचर रिएक्शन फेवर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब जहाँ पर हीट देना पड़ रहा है, तो हीट देना पड़ रहा है तो वहाँ टेम्परेचर आपको अधिक रखना पड़ेगा, तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा। तो वही लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट्स प्रिंसिपल क्या हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन at low temperature, at low temperature reaction favors in forward direction, in forward direction, ठीक है। अब समझिए क्या लिखा, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा जहाँ डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव एक्सोथर्मिक। तो वैसे कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करने के लिए टेम्परेचर क्या रखिएगा, कम। एक पॉइंट और लिख देता हूँ जिसका आगे जरूरत पड़ेगा, दूसरे वाला बी वाला कंडीशन जब बताएंगे वहाँ पर फिर एक और ली चैटलेट्स प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे, यहीं पर बता दे रहा हूँ। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगा
मतलब वहाँ डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा। तो वैसे कंडीशन में एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन फेवर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है? चलिए मिलाइए। अब आइए हम ऊपर वाला कंडीशन में। ये रिएक्शन कैसा है? ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है और हमको यहाँ पर क्या है, इस गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना है, मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्परेचर क्या रखिएगा, कम रखें, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन फेवर करता है, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर कम रखेंगे तो ये गैस जो है इस लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट्स प्रिंसिपल। यही बोला जा रहा है, ठीक है। मिटाता हूँ तो देखिए, तो इसको बताने का मतलब यही था ली चैटलेट प्रिंसिपल का कि देखिए ये रिएक्शन कैसा था, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ टेम्परेचर क्या रखिएगा, कम। तो हम लिख सकते हैं दैट इज, एक कंक्लूजन निकल गया कि द solubility of gas in liquid, the solubility of gas in liquid increases at low temperature, माने लो टेम्परेचर पर क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज करेगा एट लो टेम्परेचर। माने जब टेम्परेचर कम रखेंगे तो गैस ज़्यादा डिजोल्व होगा लिक्विड में। यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। क्लियर हो गया ये टर्म? क्या कि एट लो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इन हो गया, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज एट लो टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इतना तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या रखेंगे, कम, और टेम्परेचर कम रखेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगा गैस का उस लिक्विड में ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आइए मैथमेटिकली बता रहा हूँ। एक टर्म और जानिए, इसको मैथमेटिकली जानने के पहले इंट्रॉपी टर्म मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इंट्रॉपी के बारे में तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आगे जो एक्सप्लेन करेंगे। इसी को आगे समझने के लिए यहाँ एक टर्म जानना पड़ेगा, इंट्रॉपी। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन खाली कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ समझना आसान हो जाए। इंट्रॉपी क्या कहलाता है ना, ये मेजर करता है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंट्रॉपी मेजर द रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। ये मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस का मेजरमेंट करता है। तो आप खुद समझिए, सबसे अधिक मॉलिक्यूल्स का जो रैंडमनेस होगा किस में होगा, गैसियस स्टेट में जब रहेगा। सॉलिड में तो क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो उसमें जो रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स का होगा नहीं के बराबर होगा। सबसे अधिक गैस में, उसके बाद लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में। तो जो इंट्रॉपी का ऑर्डर होगा, इंट्रॉपी ऑर्डर, अब आप देखिए, तो इंट्रॉपी ऑर्डर में किसका बोल सकते हैं सबसे अधिक हो गया, गैस का, उसके बाद लिक्विड का, और उसके सबसे कम सॉलिड का। इतना आपको होना चाहिए कंसेप्ट, तब आगे बता देंगे, तब आगे समझ में आ जाएगी। अभी जो मैं बताऊंगा यहाँ पर इसका मैथमेटिकल फॉर्म, समझ गए। और एक चीज़ और जानिए, दूसरा टर्म, ये तो इंट्रॉपी पता है, और एक टर्म आता है गिब्स फ्री एनर्जी। अब उसके बारे में भी, डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसके बारे में समझिए, गिब्स फ्री एनर्जी क्या हुआ, डेल्टा जी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है,
एंड डेल्टा जी ये होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। बस यही इतना आपको थोड़ा आइडिया रहेगा तो इधर हमको समझाना आसान होगा। चलिए अब देखिए गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे कैसे समझा रहा हूं। चलिए देखिए, जब यहाँ क्या है, सॉल्यूट क्या था, गैस। जब इस गैस को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। मतलब यहाँ डेल्टा एच क्या वैल्यू, डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। अब बताइए डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा। आप समझिए, ये गैस है, किस में डिजोल्व की गैस को, लिक्विड में। तो इस गैस का इंट्रोपी तो सबसे अधिक होता है गैस का, और जब ये लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो लिक्विड का इंट्रोपी गैस से कम ना गया। पहले इसका इंट्रोपी क्या था, ज़्यादा था। अब जब इसमें डिजोल्व कर दिया तो इसकी इंट्रोपी क्या हो गया, कम गया। अब लिक्विड में डिजोल्व ना किए, तो जब गैस को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो जब यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो गैस का इंट्रोपी देखिए ज़्यादा है, और इसको डिजोल्व की लिक्विड में तो लिक्विड का इंट्रोपी कम है, तो ज़्यादा से कम। मतलब डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। समझ में आया, डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि इस गैस का रैंडमनेस लिक्विड में कम गया। गैस मॉलिक्यूल का जो रैंडमनेस था ना उस लिक्विड में, उसका रैंडमनेस कम गया। मतलब डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर। चलिए अब देखिए हम यूज करता हूँ डेल्टा जी का इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। लगाते हैं, देखिए डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर इस प्रोसेस में डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव और ये मिला के यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया, है ना, ये पॉजिटिव हो गया। अब बताइए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब बताइए आपको डेल्टा जी का वैल्यू क्या लाना है, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए इस डेल्टा जी का वैल्यू, यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव करने के लिए अब आप देखिए खुद यहाँ पर नेगेटिव करना है, तो बताइए तो यहाँ टेम्परेचर क्या रखिए, इस टेम्परेचर को यहाँ क्या रखें ताकि ये वैल्यू रिजल्टिंग नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ क्या, ये पॉजिटिव वाला कम रखेंगे, नेगेटिव वाला ज़्यादा रहेगा। समझिए, ये पॉजिटिव ज़्यादा हो, ये पॉजिटिव कम हो और ये नेगेटिव ज़्यादा हो, तब ना रिजल्टिंग नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव कम होगा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाए, ये वैल्यू लेस, ये कम हो जाए। तो कम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ टेम्परेचर को लो कर दीजिए, और टेम्परेचर लो कर देंगे तो ये वैल्यू कम होगा, तो ऑटोमेटिक ही नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ कम करने के लिए क्या करेंगे, कम करने के लिए टेम्परेचर को क्या करना होगा, कम करना होगा। समझे, टेम्परेचर को यहाँ लो करना होगा, टेम्परेचर यहाँ लो रखना होगा। समझ में आया। मतलब क्या, डेल्टा जी नेगेटिव करने के लिए क्या अब आपको जानना पड़ेगा कि डेल्टा एच ग्रेटर देन टी इंटू डेल्टा एस। ये डेल्टा एच का वैल्यू अधिक होना चाहिए ये दोनों के वैल्यू से, तभी नेगेटिव आएगा। तो इसका अधिक रखने के लिए क्या करें, इसका कम, तो कम करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, टेम्परेचर को यहाँ क्या कर दें, लो कर दें, लो टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर लो रखेंगे तो रिएक्शन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, तब ना डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ था कि ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में यहाँ टेम्परेचर क्या लीजिएगा, लो लीजिएगा। यही बता दिया कि दैट इज एट लो टेम्परेचर solubility of gas in liquid increases। नहीं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए टी का वैल्यू यहाँ क्या कम रखिएगा, लो रखिएगा, तभी वैल्यू नेगेटिव आएगा। वही लिखा हुआ है, नोट करिए। मैं समझता हूँ समझ में आ जाना चाहिए। इसको दूसरे तरीके से मैं समझाने का प्रयास किया।
चलिए ये एक पोर्शन हो गया इसमें टेम्परेचर के अंतर्गत की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब सेकेंड पोर्शन आइए इसी का, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब ये प्रोसेस आइए, ठीक है, इधर मिटा देता हूं ये। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब यहां देखिए इसी तरह से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनेगा, ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बना। और ये जो सॉल्यूट होगा ना यहाँ पर, ये सॉल्यूट किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड रहेगा। एंड सॉल्वेंट ये क्या है, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में। ये क्या बना दिया, सॉल्यूशन। तो जब ये सॉलिड को इस लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तब सॉल्यूशन बना। तो इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व भी हो सकता है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है, इवॉल्व भी हो सकता है और एब्जॉर्ब भी हो सकता है। मतलब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और इंडोथर्मिक भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ डिसॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ डिसॉल्यूशन क्या प्लस और नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और इंडोथर्मिक। लेकिन गैस वाले कंडीशन में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो क्या था, एक्सोथर्मिक था। और ये दोनों है कि सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो वैसे कंडीशन में वहाँ पर हीट इवॉल्व भी हो सकता है या हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो जब हीट इवॉल्व होगा तो उसका तो हम देख चुके थे कंडीशन कि अगर इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होगा तो वहाँ टेम्परेचर को कम रखेंगे, ये तो देख चुके थे। तो अभी मात्र एक ही कंडीशन बताएंगे कि अगर यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा तब क्या करेंगे, क्योंकि ये वाला कंडीशन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं गैस वाले कंडीशन में ही। अब सॉलिड वाला में यहाँ दोनों हो रहा है तो ये वाला तो वही कंडीशन हो जाए जो गैस के लिए अप्लाई किया था। अब यहाँ लिक्विड के लिए एक अलग से ये बता देंगे कि जब पॉजिटिव होगा तब क्या करेंगे, है ना। मतलब ये कंडीशन पहले बता चुके थे क्या, देखिए इसमें एक कंडीशन ये तो बता चुका था ना कि इफ डिसॉल्यूशन process is an exothermic, then the solubility of किसका, सॉलिड, solubility of solid in liquid increases with decrease in temperature, with decrease in temperature। वहाँ बता दिया था आपको कि अगर एक्सोथर्मिक रहेगा तो टेम्परेचर कम रखेंगे तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो बस वही चीज़ यहाँ भी हो गया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये वाला कंडीशन तो हम प्रूफ कर चुके थे, वो गैस के लिए किए थे, ये सॉलिड के लिए हो रहा है। बाकी कंसेप्ट तो वही रहेगा। चलिए अब दूसरा कंडीशन देखिए, यहाँ तक हो चुका, ये तो बता चुका। अब आइए कि अगर ये इंडोथर्मिक हो गया ये प्रोसेस में, तब यहाँ पर क्या होगा। मिटा देता हूँ, अलग से बताता हूँ। देखिए अब दूसरा कंडीशन, अब दूसरा कंडीशन डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर दे, पॉजिटिव। डायरेक्ट यहाँ पर अब पॉजिटिव कर दिया। ये दोनों हो रहा था लेकिन अब ले रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव वाला को, माने ये रिएक्शन कैसा है, इंडोथर्मिक है। तो देखिए नाम से इंडोथर्मिक है, तो इसके पहले ही बता चुका था आपका ली चैटलेट्स प्रिंसिपल कि अगर कोई रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करने के लिए टेम्परेचर अधिक रखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, अधिक टेम्परेचर रखना होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट्स प्रिंसिपल। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करने के लिए इस रिएक्शन का टेम्परेचर अधिक रखना होगा। तो हम लिख सकते हैं दैट इज
एट अकॉर्डिंग टू ली चैटलियट्स प्रिंसिपल, लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियट्स प्रिंसिपल, the ली चैटलियट प्रिंसिपल at high temperature, sorry, ली चैटलियट प्रिंसिपल, अब यहाँ नीचे में, for endothermic process at high temperature the solubility at high temperature the solubility of solid in liquid increases। निकल गया ये कि एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा तो वहाँ क्या रखेंगे, टेम्परेचर अधिक रखेंगे। ठीक है, अब आइए इसको प्रूफ करिए और दूसरे तरीके से। एक तो ये हो गया, अब आइए गिब्स फ्री एनर्जी के द्वारा। मिटा दें इसको या यहीं पर लिख देता हूँ एक और। चलिए देखिए, इस प्रोसेस में डेल्टा एच, यहाँ देखिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव, एंड डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। देखिए तो ये सॉलिड से क्या चाहिए, इस सॉलिड को डिजोल्व किया गया, क्या चाहिए लिक्विड में, तो सॉलिड का एंट्रोपी सबसे कम, ये एंट्रोपी कम है और लिक्विड का तो उससे अधिक होता है, तो कम से अधिक में ना एंट्रोपी हो रहा है। सॉलिड को जब लिक्विड में ले जाएंगे तो सॉलिड का क्या होता है, उसका रैंडमनेस नहीं के बराबर है, और लिक्विड में डिजोल्व किए तो डिसोसिएट करेगा, तो वहाँ पर उसका क्या रैंडमनेस बढ़ जाएगा, है ना। तो सॉलिड का कम है और लिक्विड का रैंडमनेस ज़्यादा है, तो क्या कम से ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है ना, तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर यूज़ करते हैं इसी को, डेल्टा जी डेल्टा एच टी इंटू डेल्टा एस। चलिए डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पर क्या है आपका, पॉजिटिव, डेल्टा एस का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। चलिए अब देखिए यहाँ पर फिर ये क्या है, पॉजिटिव, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, नेगेटिव, प्लस और माइनस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस। और आपको लाना क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये नेगेटिव लाना है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये नेगेटिव लाना है। तो नेगेटिव लाने के लिए ये वाला वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ये वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या रखेंगे, अधिक रखेंगे, समझे। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, और नेगेटिव होने के लिए क्या चाहिए आपको कि T इंटू डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को क्या कर देंगे, यहाँ पर हाई टेम्परेचर रखेंगे, टेम्परेचर क्या रखेंगे, हाई टेम्परेचर, है ना। तो ये वैल्यू क्या ज़्यादा रहेगा, तो ये तो प्रूफ हो गया फिर कि हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा सॉलिड का लिक्विड में। तो फिर वही हो गया, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना, for endothermic process at high temperature the solubility of solid in liquid increases। अभी वही प्रूफ हो गया, तो दो तरीके से इसको प्रूफ कर दिया मैं। ठीक है, नोट करिए, ये समझने की जरूरत है कैसे ही होता है। अब एक और फैक्टर है प्रेशर। तो प्रेशर के अंतर्गत देखिए, थर्ड फैक्टर इज प्रेशर। है ना, प्रेशर हो गया। देखिए अब यहां पर क्या था, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड था ना, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यहां देखिए तो सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड ये क्या होगा, अगर सॉल्यूट आपका सॉल्यूट
क्या लिया हुआ है, सॉलिड के रूप में। तो बताइए सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं, इसको क्या है, कैन नॉट बी compressed by applying pressure। ठीक है, सॉलिड जो रहेगा, सॉलिड है तो उसको तो आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं प्रेशर को अप्लाई कर कर। ठीक है, इसलिए सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का कोई इफेक्ट नहीं होता है प्रेशर पर। अगर वहाँ प्रेशर इंक्रीज करिए या डिक्रीज करिए तो उसकी सॉलिबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेस्ड नहीं होगा अगर वहाँ पर प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो इसी कारण क्या लिख सकते हैं, दैट इज वाई there is no effect of solubility of solid, there is no effect of pressure on solubility of solid in liquid। समझे क्या बोला, देर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा? क्योंकि सॉलिड क्या होता है, उसको कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। आप प्रेशर अप्लाई करके उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। बट अगर ये सॉल्यूट यहाँ पर देखिए, अगर ये सॉल्यूट यहाँ पर गैस हो जाए, ये गैस हो गया, तो ऐसे कंडीशन में कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब यहाँ प्रेशर को अप्लाई कर कर आप इसको कंप्रेस्ड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा जब आप उसको सॉलिबिलिटी पर, यहाँ पर क्या, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये इफेक्ट होगा प्रेशर का, कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी यहाँ पर इफेक्ट करेगा। बढ़ेगा या घटेगा वो बाद में देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, तो इसी चीज़ को लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, दी सॉलिबिलिटी क्या होगा, यहाँ पर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाइएगा ना, तब प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो गैस है वो गैस क्या डिजॉल्व होगा लिक्विड में। जितना ज़्यादा प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगा लिक्विड में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, दी solubility of gas in liquid increases with increase in temperature, not temperature, pressure। ठीक है, प्रेशर को आप बढ़ाइएगा तो गैस की जो सॉलिबिलिटी है लिक्विड में वो बढ़ेगा। और इसी से रिलेट कर हेनरीज लॉ दिया गया। यही चीज़ हो गया कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखिए उसी को स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पर लिख देता हूँ, हो गया। अब इसी से रिलेटेड जो आपको दिया गया कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, यही ना हो गया। तो गैस मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है, उसी को तो यहाँ पर बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो चलिए अब आगे हेडिंग लिखिए हेनरीज लॉ के बारे में। उसके बारे में एक्सप्लेन कर दे तो बस हो जाएगी फ्री आपकी ये पोर्शन। हेनरीज लॉ, है ना, हेनरीज लॉ आता है एग्जाम में, बोर्ड में आती है। चलिए लिखिएगा स्टेटमेंट, द सॉलिबिलिटी of gas in liquid, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above
the liquid surface, above the liquid surface. देखिए क्या लिख रहा हूं, the solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of that gas. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए तो solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface, above liquid surface इन लिखा हुआ आपका। अब बताइए क्या लिखे, solubility of gas डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब बताइए कोई गैस जितना ज़्यादा डिजोल्व, समझिए कोई गैस है, जैसे ये लिक्विड है और इसमें गैस मॉलिक्यूल डिजोल्व है, और जितना ज़्यादा गैस डिजोल्व होगा, है ना, इसमें जितना ज़्यादा गैस डिजोल्व होगा तो उस गैस के कारण उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर लगेगा। नहीं, जितना ज़्यादा गैस डिजोल्व होगा उसके कारण उतना प्रेशर लगेगा। ये गैस जितना ज़्यादा इस लिक्विड में डिजोल्व होगा तो इस गैस मॉलिक्यूल के कारण उतना अधिक ना पार्शियल प्रेशर लगेगा, और जितना ज़्यादा डिजोल्व हो गया मतलब सॉल्युबिलिटी उतना अधिक हो गया। तो वही तो लिखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना। अब यहाँ पर समझिए, अब दूसरे रूप में क्या लिख रहे हैं कि जितना ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल डिजोल्व रहेगा उसके कारण उतना अधिक पार्शियल प्रेशर लगेगा। ठीक है, अब इसी को दूसरे रूप में समझिए, मोल फ्रैक्शन के रूप में। देखिए क्या लिख रहा हूँ, समझिएगा क्या और लाइन, फिर ये दोनों के एक साथ कंपेयर कर देंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पूरा लिख दे रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। चलिए समझिए, अभी क्या बोले कि मान ली कोई कंटेनर है और उसमें जितना ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल डिजोल्व है, ये बता रहा था, ये गैस मॉलिक्यूल है, जितना ज़्यादा ये गैस मॉलिक्यूल इस लिक्विड में डिजोल्व रहेगा तो जितना ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल डिजोल्व होगा उतना अधिक पार्शियल प्रेशर लगेगा। माने पार्शियल प्रेशर अगर अधिक लग रहा है इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा डिजोल्व है। क्लियर हो गया ये कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब दूसरा ये, मान लीजिए ये गैस मॉलिक्यूल जो डिजोल्व है, समझिएगा ये जो गैस मॉलिक्यूल डिजोल्व है, मान लीजिए अभी 10 ग्राम डिजोल्व है, 10 ग्राम डिजोल्व है, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो गया, 20 ग्राम डिजोल्व है, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो गया, 30 ग्राम डिजोल्व है, ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी हो गया। तो जब 30 ग्राम डिजोल्व हो गया इसका मतलब उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ गया। समझिएगा, अगर आप वेट बढ़ाते जा रहे हैं, इसका अमाउंट, गैस जो डिजोल्व है इसका अमाउंट बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते जा रहा है तो पार्शियल प्रेशर भी तो बढ़ते जाएगा। तो ये अमाउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रहा है, तब हम इसको मोल फ्रैक्शन के रूप में बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। नहीं, एक ही चीज़ हुआ, अरे भाई जितना ज़्यादा अमाउंट गैस का यहाँ पर डिजोल्व, जैसे मान लिया अभी मान लीजिए 10 ग्राम गैस डिजोल्व है, 10 ग्राम डिजोल्व है, तो अभी प्रेशर कम लग रहा है, सॉल्युबिलिटी भी कम है। मान लीजिए 20 ग्राम डिजोल्व हो गया, 30 ग्राम डिजोल्व हो गया, तो जितना ज़्यादा डिजोल्व हो गया मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है तो ये गैस का अमाउंट बढ़ रहा है ना, तो गैस का अमाउंट बढ़ने का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। तो हम लिख सकता हूँ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। तो इसी को क्या किया, वेट को यहाँ पर क्या चीज बदल दिए, मोल फ्रैक्शन के, कितना गैस डिजोल्व हो रहा है उसी को क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के रूप में बदल दिया कि अगर गैस का अमाउंट ज़्यादा डिजोल्व होगा तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है, तो ज़्यादा अमाउंट डिजोल्व हो रहा है तो उसी को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब ये दोनों को एक साथ कर दीजिए। देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इधर भी है तो ये दोनों का एक साथ लिख सकते हैं, दैट इज क्या लिख दिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये दोनों से इधर सेम है तो ये दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एवब लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। तब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड पूरा लिख दे रहा हूँ, इजकल टू कॉन्स्टेंट आएंगे के एच एंड एक्स, एक्स हो गया यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, ऐसे लिख देता हूँ इधर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड इजकल टू के एच, ये कांस्टेंट हो गया इसके जगह पर, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। इसको ऐसा लिख, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड लिखिए, एबव लिक्विड, है ना। तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट के लिए केच लगा दिया, एंड दिस केच इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट, यहाँ पर इसका नाम होता है हेनरीज कांस्टेंट, है ना। तो यही तो हो गया हेनरीज लॉ, दिखाइए। ठीक है, तो पूरे का कंक्लूजन ये निकला आपका कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, एंड सॉल्युबिलिटी को, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, एंड सॉल्युबिलिटी को ही मतलब क्या रहा है, अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा डिजल्व हो रहा है, उसी अमाउंट ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया जा रहा है, बस इतना तो कहा जा रहा है इसमें। चलिए अब आगे देखिए इसका रिलेशन, हम लिख सकते हैं अभी देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड is equal to kh, Henry's constant, mole fraction of gas in liquid, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखिए तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ये हेनरीज कांस्टेंट जो होता है ना, अब उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आता है, उसका कुछ बात बतला दे रहा हूँ, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स उससे रिलेटेड क्या क्या होगा वो बता दे रहा हूँ। देखिएगा ये क्या लिखा मैंने, इधर लिख दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड, इधर लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो इन दोनों के बीच कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन, ये ना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्लोप हो गया, दिस स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और ये जो होगा क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज इक्वल टू KH। तो जो स्लोप बताएगा वो किसको बताएगा, यही तो हो गया, ठीक। ये जो स्लोप बता रहा है किसको, हेनरीज कांस्टेंट को बताएगा, ठीक है। दूसरा ये, अब हेनरीज कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ और टर्म बता, कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बता दे रहा हूँ जो क्वेश्चन से रिलेटेड आपका रहेगा। देखिए अब ये समझिए, अगर ये P को कांस्टेंट कर दे, है ना, यहाँ समझिएगा, देखिए इफ P पार्शियल प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट कर दीजिए, ये कांस्टेंट कर दिए, तो K और X के बीच कैसा रिलेशन हो गया, KH इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, लिखेंगे एक कांस्टेंट हो जाएगा तो दोनों के बीच रिलेशन ही हो गया इनवर्सली का। अब देखिए क्या बता रहा है कि अगर ये KH का वैल्यू इंक्रीज किया, समझिए KH का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये डिक्रीज करेगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस माने गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड में घटेगा, तो गैस का मॉलिक्यूल, जैसे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड में है ना, तो ये गैस का मॉलिक्यूल घटेगा तो ऑटोमेटिक है सॉल्युबिलिटी भी घट, यहाँ से घट जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी घट ना गया, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये भी क्या हो गया, डिक्रीज कर जाएगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा,
समझे? इसका मतलब केएच का वैल्यू अधिक रहेगा तो वहाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज करेगा। अगर आपको देखिए क्वेश्चन में आपको दे देगा कि किसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होगा, वहाँ केएच का वैल्यू दिया रहेगा, तो जिसका केएच का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम, जिसका सबसे कम केएच का वैल्यू उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो ये केएच का वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटल है, वो आपको दिया रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं है, समझना था सिर्फ। अब एक और आइए देखिए रिलेशन टेम्परेचर के साथ दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करिए, ठीक है, बताइए टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे, अब मान लीजिए देखिए इसी तरह का, ये क्या है ना, समझिए ये गैस मॉलिक्यूल इसमें लिक्विड में, इसको आप हीट करिए, तो हीट करेंगे इसको, जब आप गर्म करेंगे तो इसमें जो गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इस लिक्विड में, वो क्या होगा, निकल जाएगा, स्कैप कर जाएगा, मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी घट गया, गैस मॉलिक्यूल जो डिजॉल्व था वो बाहर निकल गया ना। इसको हीट करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल जो इसमें डिजॉल्व था वो बाहर निकल गया, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। तो हीट करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लिक्विड डिक्रीजेस, है ना। गैस मॉलिक्यूल का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब बताइए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, केएच का वैल्यू बढ़ रहा है, केएच का वैल्यू बढ़ रहा है। बोल सकता हूँ कि सॉल्युबिलिटी और केएच के बीच यहाँ रिलेशन देखिए, सॉल्युबिलिटी घटता है तो केएच बढ़ता है, यहाँ सॉल्युबिलिटी घट रहा है तो केएच का वैल्यू इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा। तो कन्फर्म है, अब रिलेशन मिला दीजिए, टेम्परेचर बढ़ने से केएच का वैल्यू बढ़ता है, एक ये भी रिलेशन आ गया, एक रिलेशन ये भी आ गया ना टेम्परेचर के साथ, क्या कि केएच इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक ये भी रिलेशन हमको यहाँ पर आ गया। चलिए इस पर एक क्वेश्चन समझ देता हूँ, देखिए आपको क्या, बहुत बढ़िया चीज़ समझिए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच का वैल्यू बढ़ेगा, और केएच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, ये तो हम दे चुके अभी। केएच बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगा। इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स, जितना भी एक्वेटिक एनिमल्स होता है वो किसको फेवर करता है, उसके लिए कंफर्टेबल क्या होता है, उसके लिए कंफर्टेबल होता है कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर क्यों, कोल्ड वाटर में रहना ज़्यादा पसंद करता है एक्वेटिक एनिमल्स। रीज़न, क्योंकि कोल्ड वाटर मतलब वहाँ टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम होगा, देखिएगा तो वहाँ क्या हुआ, टेम्परेचर कम होगा तो केएच का वैल्यू कम हो गया, केएच कम हो गया तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज कर जाएगा, उल्टा ना हो क्या, समझिए। टेम्परेचर कम है ना, कोल्ड वाटर मतलब टेम्परेचर कम होगा तो केएच का वैल्यू कम होगा, केएच कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होगा, मतलब उस लिक्विड में ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा डिजॉल्व होगा, तो इजीली कंफर्टेबल उसके लिए होगा, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, है ना। इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादा कंफर्टेबल किस में होता है, कोल्ड वाटर में, है ना, वार्म वाटर के रिस्पेक्ट में, रीज़न यही था, ठीक है। तो ये आपका हेनरीज लॉ से रिलेटेड हो गया। अब नेक्स्ट इसके आगे बताओ, ओके।